अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं इस वक्त MBT मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक्स पर्सन अमजदुल्ला ख़ान साहब के साथ हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन जो तेलंगाना में चल रही है, हुकूमत की तरफ से कुछ भी बयानात नहीं आए, आवाम के लिए कुछ सहूलतें नहीं आई, और प्रेजेंट सिचुएशन जो हॉस्पिटल्स के जो चल रहे हैं, केसेस के हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हो, और हाँ रिसेंटली हालिया में जो है अखबारात में आए हैं कि मस्जिद के इमाम साहब मक्का मस्जिद के उनको तनख्वाहें नहीं मिले। इस पर बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए साहब, आप जो मुद्दा उठाए हैं ये जो है कई इश्यूज एक साथ उठाए हैं आप। सबसे पहले तो जो लॉकडाउन में ये कोविड सेकंड वेव में जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, हुकूमत जो है टोटल फेल हो चुके हैं इसमें। सबसे पहले देखिए, इसमें आवाम की कुछ ज़िम्मेदारी है और हुकूमत की कुछ ज़िम्मेदारी है, जबकि सारी दुनिया को ये मालूम था कि हिंदुस्तान में सेकंड वेव आने वाला है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब को आगाह किया था कि सेकंड वेव आने वाली है, लेकिन बारहा इस बात का स्टेटमेंट दिया गया कि कोई किस्म का लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, और कोई ऐसे आदमी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया, बल्कि एक ज़िम्मेदार शख्स जो इस स्टेट का होम मिनिस्टर है जनाब महमूद अली साहब बारहा कह रहे थे, सेकंड वेव स्टार्ट होने के 17 दिन तक चीफ मिनिस्टर जो है अपने फार्म हाउस पर रहे, बाहर नहीं आए, किसी से मुलाकात नहीं किए, कोई मीटिंग नहीं हुई। 17 दिन तक जो है लोगों को मरने पर छोड़ दिए। जहाँ पर कोविड से लड़ने निकले थे, TRS की आपसी जो इख्तिलाफात, जो झगड़े पंचायत इन लोगों के होने लगे, ये एक बड़ा मिसाल है। ये पूरे हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान, मेडिकल इमरजेंसी के दौरान, ऐसे वक्त जबकि एपिडेमिक फैला हुआ है पूरे स्टेट में, हमारे चीफ मिनिस्टर अपने हेल्थ मिनिस्टर को, स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर इटाला राजेंद्र को निकाल दिए। कुछ उनका आपसी इख्तिलाफात थे और कई चीज़ें हैं उसके अंदर। जहाँ पर कोविड का सेकंड वेव आया, आप देख सकते कि पहला जब वेव आया था तो ऐसी ही था चीफ मिनिस्टर के हालात, KCR के, TRS के, KT रामाराव साहब के, और ख़ुद हमारे कायदीन जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP MLA हैं, ये सबका सिर्फ खाली ज़बानी जमा खर्च था, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो रहा था। पहले कोविड वेव के दौरान भी आप देखें तो पता चलेगा आपको कि ना तो बेड्स थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ना तो वेंटिलेटर्स थे, ना तो दवाई मिल रही थी, कॉरपोरेट हॉस्पिटल की लूट थी। हाई कोर्ट लास्ट ईयर भी बहुत सख्त था। सेम पूरी स्टोरी अभी भी वैसी ही दोहराई गई। लास्ट टाइम वेंटिलेटर्स की कमी पड़ी, अब क्या ऑक्सीजन की कमी पड़ी। ऑक्सीजन नहीं मिला, एक सिलेंडर ब्लैक में 10,000 से 25,000 तक लोग ख़रीदने पर मजबूर हो गए। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो कोविड सेंटर्स बनाए गए थे, किंग कोटी हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल, आप जो भी हॉस्पिटल का नाम लीजिए, बेड्स नहीं अवेलेबल थे। लोग जो है इंतज़ार में ऑटोस में बैठे बैठे दम तोड़ दिए, अपनी गाड़ियों में फुटपाथ पे दम तोड़ दिए। कई लोगों को हमने खोया। हॉस्पिटल बेड के लिए लोग रो रहे थे। यानी हालत ये थी कि अगर आप किसी को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड अगर आप दिलाने में कामयाब हो गए तो आपका एक मिनिस्टर का मुकाम हो गया था। इतने बुरे हालात थे। अब ये एक साल के बाद जो रेमिडिफायर जो इंजेक्शन था, वो इंजेक्शन की इतनी संगीन हालात थे कि इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। अब ब्लैक फंगस आया। पूरे डिस्ट्रिक्टों में, हैदराबाद में कई केसेस रिपोर्ट हो रही। गांधी हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के मरीज़ों को दवा नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, 20 इंजेक्शन देना पड़ता। जो घरों में रह के इलाज कर रहे हैं उनके लिए इंजेक्शन नहीं है। ब्लैक मार्केट में, ओपन मार्केट में इंजेक्शन मिल रहे थे। अचानक से KTR साहब जो है एक ऐलान करे कि आप जो है आज से इंजेक्शन ब्लैक मार्केट यानी ओपन मार्केट में नहीं मिलेंगा, ओनली गवर्नमेंट सप्लाई रहेंगी। आप ब्लैक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए लोगों को मार दिए। आपके पास इतने एजेंसी से आप ब्लैक मार्केट को कंट्रोल कर सकते। आप देखिए दूसरे स्टेट्स में जो लॉकडाउन में हर तबके के लोगों के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स ऐलान किए गए। ऑटो ड्राइवर्स के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट एक को 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये, टैक्सी ड्राइवर्स को
फिर उसके बाद में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब अलग अलग कम्युनिटीज़ को, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग डाउन ट्रॉडन सेक्शंस को कुछ ना कुछ ऐलान किए। पूरे हिंदुस्तान में वाहिद तेलंगाना है जो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। पहले लॉकडाउन में 12 किलो चावल देते बोले, 15 किलो चावल 1200 रुपये, लेकिन इस बार जो है कुछ भी नहीं मिला, अचानक से लॉकडाउन बोल दिया। दूसरी चीज़ ये है कि ये लॉकडाउन का जो है ऐसे दौर पर इस्तेमाल ऐसा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। रमज़ान में आपको तराबियों से महरूम कर दिए, जुमे के दिन आपको नमाज से महरूम कर दिए, आपको जो है ईद की नमाज से महरूम कर दिए आपको। लेकिन ये लॉकडाउन स्टार्ट होने से 10 दिन पहले पूरे बाई इलेक्शंस हुए। खम्मम का इलेक्शन हुआ, सिद्दीपेट का इलेक्शन हुआ, आपके खुद चीफ मिनिस्टर या केटी रामाराव साहब नागार्जुना बाई इलेक्शन में जाके कैंपेनिंग करे, खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ईदगाह मैदान में जो है सिद्दीपेट में मुखातिब करे 10,000 आदमी के मजमे को। तो जहाँ पर इनकी गरज है हुक्मरानों की, चाहे वो असदुद्दीन का नाम लियो आप, चाहे KCR का नाम लियो, चाहे KTR का नाम लियो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी, ये अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए इनको अवाम की बीमारी का कोई वो नहीं है, समझिए आप। जब लॉकडाउन नहीं बोलते आप, लॉकडाउन जो है उस गरीब के ऊपर है। ऑटो वाला 10 मिनट से देर से गया, लॉकडाउन वायलेशन। आपके का दवा लेने के लिए एक बाप अपनी लड़की के जा रहा, लॉकडाउन वायलेशन, उसको मार दे रही। जुल्म की इंतहा ये हो गई कि ये जो पुलिस के चालानात चल रहे हैं, ख़ास तौर पर ये सेकंड लॉकडाउन में पूरा महीना रमज़ान का हर यानी 2:45 बजे 2 ब्लू क्लाट्समैन मस्जिद के बाहर आ जाते, फ़ोटोआँ ले रहे हैं मुसल्लियों के। आप जो है एक एक को 1000 रुपये चालान, ना सिर्फ चालान बल्कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का केस बुक कर रहे हैं। कल के दिन अगर उन्हें नौजवान बच्चा कहीं बाहर नौकरी के लिए जा रहा, उसको जो है पुलिस का नो ऑब्जेक्शन लेना बोले तो ये केस रहता, उसको नो ऑब्जेक्शन नहीं मिलता, पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होता उसका। तो कहीं ना कहीं टारगेट किया। आप देखिए चालानात कहाँ पर हो रहे हैं। सिकंदराबाद में चालानात नहीं हो रही, रानीगंज में चालानात नहीं हो रही, मलकपेट से आगे आप चंपापेट में जाओ, वहाँ चालानात नहीं हो रही। जहाँ पर अक़लियती आबादी वाले इलाके हैं, चंद्रायन गुट्टा, बंदलागोड़ा, गाजी मिल्लत कॉलोनी, बाबा नगर, रियासत नगर, तालाब कट्टा, चार मीनार, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, फातिमा नगर, वट्टेपल्ली, आपके हसन नगर, फिर आप इधर आइए राजेंद्र नगर, आसिफ नगर, नामपल्ली, गोशा महल, जो यानी माइनॉरिटी डोमिनेटेड, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ है, उसके अंदर सिर्फ आपको पुलिस वाले दिखेंगे। जुल्म की इंतहा ये हो गई कि मेरे पास कुछ दिन पहले एक माँ बाप आए, उनका बच्चा जो है फिज़िकली हैंडीकैप है। ये आपके नलगुंडा बस स्टॉप का ने जो डम एंड डफ स्कूल है, वहाँ पर लड़के को ले जाकर कुछ एक्सरसाइज करवाते वो लोग। तो एक्सरसाइज करवा के वापिस आ रहे थे, तो उन माँ बाप को गाड़ी ट्रैफिक वाले रोक के कुछ 6 महीने 7 महीने के बच्चे को ट्रिपल राइडिंग बोल के चालान मारे उनको। वालिद को हेलमेट नहीं बोल के एक चालान, मास्क नहीं लगाए बोल के एक चालान, वालिदा को पिलियन राइडर हेलमेट नहीं बोल के एक चालान, मास्क नहीं, उन्हें बुरखा पहनी हुई है, मास्क की क्या ज़रूरत है बताइए, उसको एक चालान। फिर गाड़ी को आईना नहीं है बोल के एक चालान। जुमला 7000 नए चालान, 4000 पुराना चालान। 11,000 रुपये दियो, गाड़ी लेके जाओ, आधार कार्ड रखो, तुम्हारा फ़ोन रखो, उसको हकाल दिए। 10 मिनट पहले कल नायगरा होटल, कल दिलसू नगर से एक ऑटो ड्राइवर मेरे फ़ोन किया कि साहब सिर्फ 10 मिनट देर हुआ, वो भी मेरी गाड़ी का क्लच वायर टूटने से, मैं क्लच वायर दला के वापस आ रहा था, मेरी गाड़ी को सीज कर दिए, 1000 रुपये चालान। ये वही ऑटो ड्राइवर्स है। जब KCR साहब तेलंगाना का मूवमेंट चला रहे थे तो उनकी हर मीटिंग में 10-10 हज़ार ऑटो वाले आते थे। दिलसू नगर में एक मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा, पूरे ऑटो वाले आए, मर गए मरहूम बेचारे। अमानुल्लाह साहब जो ऑटो यूनियन के लीडर थे। निज़ाम क्लब में, निज़ाम कॉलेज ग्राउंड में जमात इस्लामी वाले जो मीटिंग किए थे, आपको अंदाज़ा है कि कम से कम 50,000 ऑटो वाले हैं। कोई 1 रुपया नहीं लिए। तेलंगाना एजुटेशन में जितने ऑटो वाले आए, अपनी जेब का पेट्रोल डला के, अपनी औकात छोड़ के, ये ऑटो ड्राइवर्स, निज़ामाबाद में जब भी मीटिंग हुआ, वरंगल में जब भी मीटिंग हुई, ये तमाम ऑटो वाले आए आपके तेलंगाना एजुटेशन को कामयाब करे। आज आप उनकी कुर्बानियों को भूल गए। ऐसा महसूस हो रहा कि यहाँ पर KCR साहब नहीं, महेंद्र रेड्डी DGP जो है CM है। एक गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आ रहा,
लॉकडाउन को कैसा इम्प्लीमेंट करना, उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि जो फूड जो जोमेटो स्विगी वाले हैं उनको तंग नहीं करना बोल के, उनको नहीं रोकना बोल के, लेकिन पुलिस उनको रोकी। बाद में ये हुआ कि ठीक है हम कल से उनको नहीं छोड़ते, लेकिन उस दिन जो इनको रोके, जितनों को चालान किए, जितनों को मारे, जोमेटो स्विगी ईट स्ट्रीट वालों को, क्या आप बताइए उनके चालानात वेव हुए क्या बताइए? क्या उनको मारे सो उनके पुलिस ऑफिसर सॉरी बोले क्या बताइए? किसने ऑर्डर दिया पुलिस को कि जोमेटो स्विगी वालों को रोको बोलकर? उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऑन ड्यूटी एयर इंडिया का स्टाफ जा रहा, बालापुर चौरस्ते पे रोक के पुलिस वाले उसको मार के उसका आइडेंटिटी कार्ड फाड़ के फेंक दिए, उसको चालान डाल दिए। अरे जुल्म की इंतहा। कई लोग मुझे शुरू में जब फ़ोन किए तो मैं यकीन नहीं किया कि मास्क निकाल के फ़ोटो ले रहे हैं बोल के कई लोग बोले। बाद में कई ऐसे लोग बोले जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ कि साहब मास्क निकाल के जो है फ़ोटोस ले रहे हैं यहाँ पर ये लोग बोल के। तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे वक्त पे जब लोगों के पास जेब में दवा के लिए पैसे नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल डलाने पैसे नहीं है, उसके माँ बाप तड़प रहे हैं हॉस्पिटल में, उसकी औलाद तड़प रही है, ऐसे टाइम पे हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं जो है 30 करोड़ रुपए जमा किया चालानात के ऊपर बोल के। कितने शर्म की बात है बोलिए आप। वो पुराने शहर की कहावत थी कि बिस्तर पे मारना बीमार की बोल के, वो कर दिए आप लोग। तो क्या आवाम भूल जाएंगी, समझ रहे हैं आप? मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी साजिश है पुलिस ऑफिसर्स की चंद कि केसीआर को बदनाम किया जाए, केसीआर और आवाम के दरमियान में नफ़रत पैदा करे। ये कुछ हिडन एजेंडा है कुछ ऑफिसर्स का, वैसा मुझे महसूस हो रहा है। सर ये रिसेंटली जो शादी हुई आईपीएस ऑफिसर की, उसके ऊपर आप बात करे थे, उसकी इंटीमेशन, फिर आपको फिर इसका कुछ रिप्लाई आया सब? नहीं आप भी देखिए, बोले कुछ भी जिस वक्त इल्म नहीं है बोले थे। आप देखिए, एक तरफ हमारे तेलंगाना के डीजी, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर हमेशा से ये बोलते हैं कि हमारी पुलिस जो है स्कॉटलैंड पुलिस से वो है। तो मुझे पहले कोई प्रेस वालों के ज़रिए मालूम हुआ कि यहाँ पर कुछ शादी हो रही है, 1000 आदमी हैं। तो मैं बोला क्या मियाँ तुम कैसी बात करें ज़रा। अच्छा, उन्हें जब वीडियो भेजा मैं हैरत करा। तो सबसे पहले मुझे बोले कि भाई वो पुलिस स्टेशन जो है हुसैनी आलम आता, मैं हुसैनी आलम इंस्पेक्टर को फ़ोन किया तो हुसैनी आलम इंस्पेक्टर बोले कि मैं मालूम करके बोलता हूँ। फिर बाद में मेरे को हुसैनी आलम इंस्पेक्टर ये बोले कि मेरे एरिया में नहीं आता, कामाटीपुरे को आता बोले। मैं कामाटीपुरा इंस्पेक्टर को फ़ोन करा तो बोल रहे नहीं मालूम। मैं दूसरे दिन एसीपी को फ़ोन करा चार मीनार, तो बोले हम तहकीक़ात कर रहे हैं, हमारे को अभी इत्तला नहीं है। आप बताइए कि पुलिस डिपार्टमेंट अगर कोई बच्चा गाड़ी ज़ोर से लेके गया तो मगबेरी हो जाती। इतने मगबेरा पाल के रखे हुए पुलिस वाले। आप बताइए कि अगर कोई शादी में दूल्हा कोई दोस्त साहब आप कोई तलवार वगैरह लेके नाचा, दूसरे दिन टास्क फोर्स उसके घर पे रेड करके लेके जाके गुद्दा बलसिंदा कर देते उसका। अरे पुलिस वाले बोल रही कि 1000 आदमी जमा हो गए, एक आईपीएस ऑफिसर जो डीजी रैंक ऑफिसर है उसकी बेटी की शादी हो रही, पटाखे फूट रही, नाच रही, रात तमाम ऑर्केस्ट्रा चल रहा, और पुलिस ऑफिसर्स नहीं मालूम बोले तो या तो अवाम को बेवकूफ़ बना रही या खुद इतने नाहल हो गए ये लोग कि इनको नहीं मालूम हो रहा। जितने भी वीडियोस मेरे पास आए सारों में जो है पूरा साउथ जोन में ठहरा हुआ है, यानी सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, आईपीएस ऑफिसर पूरे सलूटा मार रही। जो गाड़ी जा रही वाइट गाड़ी उसको सलूट मार रही, और हम पूछे तो बोल रहे हमको नहीं मालूम बोल के। तो आप बताइए, देखिए कल तक आप ये सब झूठ बोल सकते थे, चलता था। आज सोशल मीडिया का दौर है। आज लोग जो है, आप हमारे कमिश्नर पुलिस जो है अंजनी कुमार साहब, जैसा हमारे मोदी साहब आके मन की बात करते, हर थोड़े दिन को आके अपने मन की बात करते, वैसा हमारे कमिश्नर साहब भी आके हर थोड़े दिन को मन की बात करते। बहुत अच्छी बात है, आवाम से राबेदा करना चाहिए, मन की बात करिए। कल की मन की बात में तो बेचारे डॉक्टर बन गए, डॉक्टर अंजनी कुमार बन गए, बोल रही एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए, आवाम के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो मैं हमारे कमिश्नर साहब को बोल रहा हूँ कि एंटीबायोटिक्स लेना आवाम के लिए नुकसानदेह है, ज़्यादा चालानात करना हुक्मरानों के लिए नुकसानदेह है। आप तो नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, कल आप डीजीपी बनेंगे, लेकिन आने वाले इलेक्शन में टीआरएस के जो भी कायदीन आएंगे ना, ये चालानात के रसीदों को पुरा के साथ में चप्पलों का हार पुना के डालेंगी पब्लिक, याद तो रखो आप।
मैं कई दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस अपनी मन की बात में ये शादी का जिक्र करेंगे कि हाँ वाकई ये गलत हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था। मैं सलाम करता हूँ उन प्रेस वालों को जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से सवाल किए रोक के कि साहब इसके बारे में आपका क्या है, बोल के भाग गए, रफू चक्कर हो गए। आपको मालूम होना चाहिए मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, करण थापर के एक शो होता था, उसके अंदर आए तो उन्हें जो है करण थापर मोदी से ये पूछा कि जो गुजरात में राइट्स हुए थे इसके लिए आप जिम्मेदार है। कुर्सी छोड़ के उठ के चले गया उन्हें इंटरव्यू। तो हमारे डीजीपी साहब भी वैसे ही उठ के भाग गए निकल के। दियो ना सवाल जवाब दियो, आप में हिम्मत है तो केस बुक करो। अरे उन्हें डीजीपी उन्हें तुरुम खाऊंगा, आप अपना कानून बताओ। कानून देखिए, ऑटो वाले के लिए भी वही कानून है, वायलेशन ऑफ लॉकडाउन, उसके लिए भी वही कानून है, वायलेशन ऑफ लॉकडाउन। अब वो दूसरे दिन जो है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एक अखबार में बयान दे रही कि कोई किस्म का वायलेशन नहीं हुआ, उन्होंने परमिशन लिए थे 40 आदमी का। 40 आदमी का परमिशन जो है बिफोर लॉकडाउन का जियो है। वो लॉकडाउन के जियो में तो 40 क्या 5 आदमी भी नहीं, नमाज पढ़ने मस्जिद में 5 आदमी को अलाउ करे आप मस्जिद में ईद के दिन, और शादी में आप 1000 आदमी को अलाउ कर रहे हैं आप। तो कानून है क्या है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। वो एक वर्ड है इंग्लिश में कैंगरू कोड बोल के, तो ये वैसी अदालत हो गई हमारी यहाँ की। ये जो पुलिस वालों के हालात है भाई, 10 मिनट उन्हें देर हुआ तो 1500 रुपये चालान मार रही। अब वहाँ शादी में जितने लोग बगैर मास्क के थे, पहली चीज़ जितने लोग वायलेशन करे और पासेस का मिसयूज़ करे, गाड़ियों पे पास क्या बोल के है, सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। उन्हें शादी में वहाँ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ बाजा बजा रहा उन्हें वहाँ पर, सप्लाई ऑफ ऑन इमरजेंसी ड्यूटी उन्हें वहाँ शादी में होने। तो आवाम, कमिश्नर ऑफ पुलिस ये समझ रहे हैं कि आवाम का जो है यानी यादाश्त जो रखती आवाम बहुत कमज़ोर है, रात में भूल जाती। ये शादी तो हो गई हमारी जगह, ऐसा नहीं है। आवाम का जो है आजकल बहुत अच्छा हो गया यादाश्त का, आवाम ज़रूर याद रखेगी। जब तक अंजनी कुमार साहब के ड्रेस पे धब्बा लग गया, ये शादी में एक्शन नहीं लिए, अब आपको कोई हक़ नहीं बनता। आप आके जो महफ़िलों में क़ानून की बात करते ना, आप आके जो महफ़िलों में इंसाफ की बात करते, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे आप कोई महफ़िल में इंसाफ कानून की बात नहीं कर सकते। आप अपने ज़मीर की आवाज़ सुनिए, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि जहाँ पर वो ऑटो वाले को मेरी फोर्स 10,000 1500 रुपये चालान मार रहे हैं 15 मिनट के लिए, वहाँ पर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं क्यों नाकारा हो गया, मैं क्यों। तो आप जो है कि हो सकता कमिश्नर ऑफ पुलिस पे प्रेशर होगा, हर ऑफिसर पे कुछ ना कुछ प्रेशर रहता, लेकिन उसकी एक ज़मीर की आवाज़ होती, उसकी एक जो है जो टोपी पहनते, जो ड्यूटी पे चढ़ते वक्त कसम खाते सत्यमेव जयते बोल के, हर IPS ऑफिसर की टोपी पे लिखा हुआ रहता। तो वो कसम कहाँ गई साहब, आप लोग खाए सो हम जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करेंगे। अरे कहाँ है साहब वो कसम, कहाँ गई बताइए आप। क्या कानून सिर्फ वो ठेला बंडी वाले के लिए, ऑटो वालों के लिए, वो गरीब तालाब कट्टे के लोगों के लिए, वट्टे पल्ली के। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक बच्चा पानी लेके आ रहा, उसको मारे, उसका छोटा भाई गुस्से से बड़े भाई को मार रहे बोल के बंडा उठा के भागा, उठा के लेके जाके राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में मार के बच्चों को केस में रिमांड कर दिए। बताओ आप क्या तरीका है ये कानून ऐसा है क्या, बताइए आप। तो ये रिसेंटली जो केसीआर साहब गांधी हॉस्पिटल का दौरा करें, लॉकडाउन 2021 में शुरू हुआ, मतलब 2020 में शुरू हुआ, 2021 आ गया, 1 साल हो गया तकरीबन, सेकेंड वेव आ गया, उसके बाद में उन्होंने दौरा करे 1 साल के बाद, इस पे क्या तबसरा करेंगे आप? नहीं देखिए बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, इससे ज़्यादा और क्या बोल सकता हूँ कि बड़ी मुश्किल से आए बेचारे। तो वो भी एक 500 आदमी को लेके घुस गए हॉस्पिटल में, गनमैना, फोटोग्राफर, वो फलाना। हम जो है, आप अगर सोशल मीडिया या मेरे पुराने बयानात देखे हैं तो मुसलसल हम एक ही बात उठा रहे थे कि हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर पूरे दवाखाने फिर रहा। हर स्टेट में जो है वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर, वहाँ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ और चीफ सेक्रेटरी 5 बजे 6 बजे के बीच में मीडिया ब्रीफिंग होती। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यानी ना चीफ मिनिस्टर अपने घर से निकलते नहीं, किसी से मिलते नहीं, ना कोई वज़रा में इतनी हिम्मत है कि जाके चीफ मिनिस्टर को बोलेंगे, ना कोई IAS IPS ऑफिसर में इतनी हिम्मत है कि जाके चीफ मिनिस्टर को हक़ाइक़ बताएंगे।
तो चीफ मिनिस्टर को हक़ायक़ भी मालूम होना ना, बाहर क्या हो रहा सो। खैर ठीक है, एक वरंगल का दौरा करे, एक गांधी हॉस्पिटल का दौरा करे, घर में बैठ गए। आप देखिए जितने भी जो टेस्टिंग किट्स है गवर्नमेंट हेल्थ पोस्टों पे, जैसा डबीलपुरा, पुलिस हॉस्पिटल, बारकस, शालीवाना नगर, जहाँ पर आप टेस्टिंग कर रही कोविड के, रैपिड टेस्ट बोलिए या RT-PCR टेस्ट बोलिए, कहीं पर भी जो है 5 आदमी 6 आदमी से बढ़ के नहीं कर रही। 5वां आदमी होते उसको हकाल दे रही कलाओ बोल के। और हाई कोर्ट क्या बोल रहा, रोज़ाना 1 लाख टेस्ट करना डेली बोल के, मिनिमम 50,000 तो भी करना बोल रहा। लेकिन वहाँ जो है यानी पूरे तेलंगाना में 12,000-13,000 टेस्टां कर रही। ठीक है, अब वैक्सीन की ऊपर अपन बात करेंगे। जो फर्स्ट कोविड वैक्सीन का जो देने का सिलसिला है बोले, यानी फर्स्ट वेव चले गया, सेकंड वेव चले गया, अब स्टार्ट हुआ। दूसरे स्टेट में जो है, जैसा केरला वगैरह स्टेट है, वो लोग ये ऐलान कर रहे हैं कि हम मोर देन 50% लोगों को वैक्सीन दे दिए, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड भी दे रहे हैं, और जो बिलो 45 लोग हैं उनको भी हम 50% से ज़्यादा कवर कर लिए। यहाँ अभी तो बेचारे हमारी दुल्हन तो चिलमन उठाई समझो, अभी तो यहाँ पर निकले बाहर, सूरत बता रहे हैं निकल के बाहर, यहाँ ये हालत है वैक्सीन। अब जो फर्स्ट ले लिए, सेकंड के लिए वेटिंग है, कहाँ है बताइए आप, है ही नहीं यहाँ पर हमारे कने वैक्सीन। जहाँ बात स्टेट में मैं देखा कि जो सेकंड वैक्सीन के लिए प्राइवेटाइज कर दिए, टेंडर्स दे दिए, हम नहीं सप्लाई कर सक रहे हैं, लाओ तुम कोई तो भी दे लो बोल के। तो यहाँ पर बिल्कुल वैक्सीन के ऊपर भी वही गड़बड़ हो रही। KCR साहब आने के बाद में मैं ये सोच रहा था कि जब इन्हों गांधी हॉस्पिटल आएंगे उसके बाद में कुछ एक्शन होगा, लेकिन गांधी हॉस्पिटल KCR साहब आके जाने के बाद से मुसलसल 8 या 10 पेशेंट्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ज़हीराबाद का एक पेशेंट है, मिसरीगंज का एक पेशेंट है, करीमनगर का एक पेशेंट है, ऐसा एक 8-10 पेशेंट्स का हो जिसका ने 8 दिन 10 दिन से ये दवाई नहीं मिल रही गांधी हॉस्पिटल में, उसको लाके एडमिट करा दिए, खाली डोलो पोलो दे रहे हैं उसको, जो ब्लैक फंगस की दवाएं नहीं दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर आके जाने के बाद में ये हालत है, तब वो आके क्या फ़ायदा हुआ बताइए आप मेरे को। आए तो आप कुछ ना कुछ हरकत करना था। गांधी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स जो अंदर काम कर रहे हैं, जो वार्ड वाइज काम कर रहे हैं, जो आयास काम कर रही, अरे उनके पास मास्क नहीं है, सैनिटाइज़र नहीं है, ग्लव्स नहीं है, उनके ने शूज़ नहीं है। आपके घर के सामने जो बल्दिया वाले झाड़ू मारते हैं रोज़ाना सुबह में आके, कल आप जाके सुबह में वो एक बल्दिया वाले को या वो जो सफाई वाली जो लेडी है उसको पूछो, अरे उन्हें कितना रिस्क में है मालूम आपको। मेरे महल्ले में 16/3 में तकरीबन 4 लेडीज़ मर गए सफाई वालियाँ। मैं मालूम क्या तो बोले कि ना तो हमारे को मास्क है साहब, ना तो सैनिटाइज़र है, ना ड्रेस है, ना शूज़ है, कुछ नहीं है। खाली ऐलान बल्दिया के KTR साहब मिनिस्टर है, रोज़ ट्वीट चल रहा, हम वो कर दिए, हम ये कर दिए, हम ये कर दिए, फेकम फाकी हुकूमत चल रही पूरी यहाँ पर। तो चीफ मिनिस्टर आके जाने से फ़ायदा क्या हुआ ये बताइए आप। और एक ये सवाल है जो मक्का मस्जिद के इमाम साहब को तनख्वाह नहीं मिली बोल के, तो इसके बारे में देखिए, ये मक्का मस्जिद का और तमाम मक्का मस्जिद के कर्मचारी जो अंदर काम करने वाले हैं, इंक्लूडिंग इमाम साहब और दूसरे जो मसाजिद के जो आइमा मसाजिद है जितने भी है तेलंगाना में, जो वक्फ बोर्ड के अंदर आते, जो वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में आते, एक्चुअली तो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट उनकी तनख्वाहें देना, लेकिन वो थ्रू वक्फ बोर्ड देते हैं उनको। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले डायरेक्ट उनके अकाउंटों में पैसे डाल देना, वो नहीं करके वो पैसे क्या कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड तो पिछले तकरीबन 11 महीने से इमामों को तनख्वाह नहीं मिली। तो सबसे पहले मुद्दा मैं ही उठाया, कई लोगों को ये बात नहीं मालूम थी। मैं एक बार मक्का मस्जिद गया था कुछ काम से, तो वहाँ के जो काम करने वाले हैं मेरे को इत्तला करे कि साहब हमारी 6 महीने तक, मैं परेशान हो गया, अरे 11 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तुम लोग काम कैसा कर रही। फिर इमाम साहब से मालूम हुआ, फिर सुप्रीडेंट से मालूम हुआ। और एक चीज़ क्या है, मक्का मस्जिद के जो है ना, ये एम्प्लॉइज़ है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ है। इनको जो है पहले मक्का मस्जिद वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंडोमेंट डिपार्टमेंट। जब तक इन्हों एंडोमेंट में थे तो इन्हों सरकारी मुलाजिम थे। इन्हों रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलने के चांसेस थे। जैसे ही मक्का मस्जिद को एंडोमेंट से निकाल के माइनॉरिटी वेलफेयर में और वक्फ बोर्ड में दिए, शाही मस्जिद और मक्का मस्जिद, वहाँ के एम्प्लॉइज़ को जो है प्राइवेट एम्प्लॉइज़ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ कर दिए। हर 11 महीने को इनका कॉन्ट्रैक्ट होना, कितना बड़ा धोखा है देखिए। जो एम्प्लॉई, जो पुजारी एंडोमेंट के तहत मंदिर में उन्हें काम कर रहा, उन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट, और जो इमाम वक्फ बोर्ड के तहत काम कर रहा या माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत काम कर रहा, उन्हें प्राइवेट एम्प्लॉई, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हर 11 महीने को उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना। कितनी हमारे साथ वो है बताइए आप।
तो ये मुद्दा सबसे पहले मैं उठाया, तो कुछ लोग जाके हमारे चेयरमैन साहब को, हमारे सलीम साहब फेकम फाक चेयरमैन को सवाल करे। उन्होंने बोल दिए मेरे हाथों से मैं 3 महीने की तनख्वाह दे दिया, मैं वो कर दिया। लेकिन कल का सियासत का अखबार आप देखें तो हंसेंगे कि इमाम को 11 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। कई मस्जिद के इमामा परेशान हैं। ये जो मदारिस में जो पढ़ा रहे हैं ये आपके, ये जिनको इस्लामिक टीचर्स बोल सकते हैं, मस्जिदों में जो इमामा हैं, इनकी आमदनी का ज़रिया क्या है बोलिए आप मेरे को। तनख्वाह जो कमेटी 6-7 हज़ार रुपये देती, रमज़ान में कुछ इनको आमदनी होती, जो लोग साहिब खैर है वो लोग पैसे देते, पूरा साल तमाम चलता। लास्ट ईयर रमज़ान भी गया, ये साल रमज़ान गया। अरे मेरे को फ़ोन करके रो रहे हैं साहब, कई हाफिज़ कुरान रो रहे हैं, कई जो है मसाजिद के इमाम, पेश इमाम डिस्ट्रिक्टों से फ़ोन करके बोल रहे हैं साहब हमारे घर के हालात आके देखो, हमारे बीवी बच्चे परेशान हैं साहब, दुनिया का साइकिलों पे फिरते लोग इतने गरीब है। तो कोई मदद कर रहा नहीं उनको, हुकूमत की तरफ से कोई पैकेज नहीं है। इमाम्स के लिए कोई पैकेज नहीं है, नायब इमाम के लिए नहीं है, हाफिज़ कुरान जो मदरसों में इस्लामिक टीचर्स है उनके लिए कुछ नहीं है, जो मदरसों में पढ़ा रहे हैं उनके लिए। अरे नहीं है तो कोई जाके TRS में जो है तकरीबन एक जो है आमिर शकील साहब MLA है, 2 MLC से फरीदुद्दीन साहब एक MLC है, और आपके हमारे और एक कोई MLC है फारूक साहब MLC है, और आपके 1-2 चेयरमैन्स है मुस्लिम, होम मिनिस्टर साहब है पिछले 5 साल में, और ये मौजूदा 3 साल में। आप बताइए कोई जाके चीफ मिनिस्टर कने इलेक्शन के सामने एक ईद मिलाप बोल के CM साहब बुला के शिरखुमा पिला के 11-11 हज़ार लिफाफा दे दिए तो दुनिया का खुश है, CM साहब ईद ही दिया हमारे को बोल के। लेकिन कोई आप बताइए ऐसा मर्द बताओ पूरे TRS में। थोड़ा बहुत हमारे आमिर शकील साहब कहीं ना कहीं नुमाइंदगी करते, बोलने की कोशिश करते, आवाज़ उठाते कहीं ना कहीं, लेकिन कोई एक मर्द बताओ पूरे TRS में मेरे को जो जाके चीफ मिनिस्टर से मुस्लिम मसाइल पे गुफ्तगू कर सकता। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसा इलेक्शन का ऐलान होता, पूरे उलमाओं को बुलाते, मुर्गा बना के बिठा देते, लेके जाके तायद कर दो बोलते, पूरे तायद कर देते। नंबर 1 सेकुलर CM, नंबर 1 स्टेट, सब नंबर 1। अब ये सेकुलर CM जो हम तायद करके हमारे वोट दे के पार्लियामेंट में कामयाब, असेंबली में कामयाब करे, पार्लियामेंट में इनके MPs को कामयाब करे, बल्दिया में इनको कामयाब करे, पूरे डिस्ट्रिक्टों के म्यूनसिपल इलेक्शनों में कामयाब करे, 16 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट हुआ मेरे भाई। एक मुस्लिम है क्या बताओ? राव, रेड्डी, SC ST सबको जगह मिली। हमारे 16 यूनिवर्सिटी में आप बताओ क्या पूरे तेलंगाना में एक हमारा काबिल आदमी नहीं है जो वाइस चांसलर बन सकता? बताओ आप। अरे एडवाइज़र किसको ला के रखे साहब? पूरे तेलंगाना में गवर्नमेंट को माइनॉरिटी इश्यूज़ में एडवाइस करने के लिए कोई नहीं मिला। एक आंध्रा के रिटायर्ड IPS ऑफिसर एक खां को ला के, जो आदमी तेलंगाना के कल्चर से वाकिफ़ नहीं है उसको ला के बराए नाम रख दिया। बेचारे कहाँ बैठते, क्या करते, खाली गवर्नमेंट की तनख्वाह खा रहे हैं, गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम मसाइल पर कुछ नहीं बोलते। बड़े फैन फेयर से जो है तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल चालू करे। आज बताइए, आज 2 साल से बच्चे किधर है, क्या है ना, ऑनलाइन माइनॉरिटी सब स्कूलों पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। क्या तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं चल रही? वो बच्चों को टैबा क्यों नहीं देती गवर्नमेंट? बताइए। तेलुगु के स्कूल जो है रेसिडेंशियल स्कूल, जो तेलुगु मीडियम है, जो इंग्लिश मीडियम है, जो SC STs के है, RS परवीन जो IPS ऑफिसर है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस चला रही, लेकिन हमारे मुस्लिम बच्चों के लिए कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं। जुल्म की इंतहा। 8-10 दिन पहले एक जियो आया, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में 6 आदमी को लगाए, एक भी मुसलमान नहीं। मैं आज एक तंजीम के बहुत बड़े शख्स को मैं बात किया, मैं बोला साहब आप लगा पूरे भाग भाग के जाके तायद करते, ये क्या है किस्सा पूछा। 16 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नॉमिनेट हो गए, एक मुसलमान नहीं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में 6 आदमी को नॉमिनेट कर दिए, एक मुसलमान नहीं। हाँ, मेयर एक डिप्टी मेयर मुसलमान देते बोले, मेयर गया, डिप्टी मेयर गया, मुसलमान नहीं। तो ये आखिर मुसलमाना ने तेलंगाना जो है खाली टिश्यू पेपर कैसा यूज़ हो रही, ज़रूरत पड़ ली इस्तेमाल कर रही, फेंक दे रहे हैं उसके बाद में, तो और कोई बोलने वाला नहीं है। अब जो TRS के जो मुसलमान कायदीन हैं, एक्चुअली इनका कोई बेस नहीं है। तेलुगु देशम में भी जो मुस्लिम कायदीन थे, जैसा लालजान पाशा वगैरह थे, ये लोग जाते थे, जाके चंद्रबाबू नायडू से नुमाइंदगी करते थे, लड़ते थे, दम था इन लोगों में, ठहर के बात करते थे, बोलते थे,
कांग्रेस दौर में मोहम्मद अली शब्बीर थे और कोई दूसरे कायदीन थे, जाते थे सीएम से जाके राजशेखर रेड्डी से, रोशया से, किरण कुमार रेड्डी से मुस्लिम मसाइल पर गुफ्तगू करते थे। यहाँ तो अजब माहौल है। नाम अगर कोई मुस्लिम इश्यू के बारे में आप जाके कोई मुसलमान कायदीन के सामने खाली आप गुफ्तगू करो, आप पेशाब निकल जाता उसका, भाग जाता उन्हें मैदान छोड़ कर, नको साहब मेरे सामने नको डिस्कशन करो, कोई भी जाके बोल देंगे कि केसीआर साहब को मेरा द एंड हो जाता मेरा बोल के। तो ऐसा है यहाँ पर हिसाब बिल्कुल जो है अक़लियती डिपार्टमेंट, अक़लियती जो टीआरएस का अक़लियती सेल है ना, वो बेवा का दफ्तर है वो। वहाँ तो कोई ज़बान ही नहीं है समझो किसी के मुंह में, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर जो हेड करते हो दफ्तर। तो और एक सवाल आपसे ये है कि जीएचएमसी नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में जो ऑटो ड्राइवर्स और कार ड्राइवर्स है, तकरीबन आपको 18 दिन हो गए लॉकडाउन होके, अब 30 तारीख के बाद फिर एक्सटेंड होने के चांसेस है बल्कि बोल रहे। अब कल दोपहर तक मालूम हो जाएगा उसके बारे में। अगर लॉकडाउन हो गया तो ये लोग अभी से परेशान हैं, अगर लॉकडाउन नहीं भी हुआ तो भी फिर भी परेशान है इन लोग। तो इन लोगों के वास्ते कुछ आपके ज़रिए से हुकूमत को एक पैगाम। हाँ साहब क्या देखिए आप सुनिए मेरी बात। तेलंगाना में जितने ऑटो ड्राइवर्स हैं पूरों को जो है, सबसे पहले तो आप कुछ दे रहे नहीं तो आपको कुछ लेने की भी परमिशन नहीं है। जितने चालानात हुए पूरे तेलंगाना में, जितने ऑटो ड्राइवर्स को फौरी वो चालानात, और जितने ओला कैब ड्राइवरों को जो भी चालानात हुए पहले वो माफ़ कर देना चाहिए गवर्नमेंट। इमीडिएट एक जियो निकालना और चालानात माफ़ कर देना। लॉकडाउन के दौरान वायलेशन ऑफ लॉकडाउन बोल के अगर कोई गरीब ऑटो वाले को चालान करें तो उसको वेव ऑफ कर देना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा कर्नाटका में हर ऑटो ड्राइवर के अकाउंट में 15-15 हज़ार रुपये डाली गवर्नमेंट, यहाँ पर भी डालना। लास्ट लॉकडाउन में नहीं दिए, ये लॉकडाउन में नहीं दे रही। ओला कैब ड्राइवर्स जितने भी है, कैब ड्राइवर्स का जो है उसको लोन्स है, उन्हें घर का किराया देना, बच्चों का खर्चा उठाना, महीना होते इंटरेस्ट देना उन्हें लोन का। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जो है, जितने बैंक्स से ये लोग गाड़ी लिए हुए हैं, तो उनसे बातचीत करके इनको जो है इंसेंटिव दिलाना, पहले के 3 महीने अब के 3 महीने विदाउट इंटरेस्ट आप आइंदा कभी भी दे सकते बोल के वो एक्सटेंशन दिलाना। और आपके यहाँ पर जितने जो लोअर कास्ट मिडिल क्लास जो लोग हैं, अरे भाई क्या बुरे हालत है, आपको अंदाज़ा नहीं है। अच्छे अच्छे घरों से मेरे को फ़ोन आ रहा, 1 महीने का अनाज भेजो भाई, बाद में देखेंगे जो भी है बोल रही। तो ऐसा जो है, जैसा पीडीएस सिस्टम है, वाइट राशन कार्ड होल्डर्स है, अंत्योदय राशन कार्ड होल्डर्स है, आपके ने जो है बैंक में हर पूरे अकाउंटेंट जो है बैंक से आधार कार्ड्स पूरों से अटैच है। तो गवर्नमेंट जो है कुछ ऐलान करना भाई, खाली लॉकडाउन 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 बोले तो कहाँ से होता बोलो। आप कोरोना से बच रहे हैं, लॉकडाउन से मर जा रहे हैं। मिस्रीगंज पे कहीं आपको थोड़े दिन पहले एक भाई 2 बहन सुसाइड कर लिए, पूरे अखबारों में दबा दिए, मसला उठने नहीं दिए। आप बताइए कि यही असदुद्दीन ओवैसी यूपी में कुछ वाक़या होता या कहीं कुछ वाक़या हुआ तो फौरी नेशनल चैनल पे आ जाते, आके योगी योगी मोदी मोदी अमित शाह खेलते उन्होंने आके। अरे आपके घर में इतने बड़े मसाइल है, लोग मर जा रही, आपकी कॉन्स्टेंसी, आप जहाँ नाक है बोलते चार मीनार मेरी, बहादुरपुरा मिसरीगंज के इलाके में, वहाँ पर 3 लोग भूखमरी से और खर्जे में कुप्पा होके, एक भाई 2 सगे बहन सुसाइड कर लिए। ना कोई काउंसलर इनका वहाँ पर गया मोहता में देखने, तहकीकात करने, ना कोई एमएलए गया वो घर पे, बात को दबा दिए, पूरे चैनलों को मैनेज करे। आप बताओ कहीं कोई नेशनल चैनल में वो न्यूज़ आई क्या, बताओ आप मेरे को। एक जो है कहाँ की यूपी में कोई किसान को पुलिस वाले मारे, वायरल कर रहे हैं। आप बैठ के यहाँ से आप बोल रहे हैं कि नहीं लॉकडाउन में कोरोना से बच गए तो लोग पुलिस मार दे रही मुसलमानों को यूपी के बोल के। अरे आप अपने गिरेबान में झांको, आप अपने खिस्तक में झांक के देखो कितने ज़ख्म हैं। आप वो नहीं कर रहे हैं। आप जो है घर में चिराग नहीं लगा के आप जाके बाहर के स्टेट में चिराग लगा के आ रहे हैं आप। और एक आखिरी सवाल है सब आपसे, ये जो कोविड का रिसेंटली लाइसेंस कैंसिल करे विरिंची हॉस्पिटल में केस होने के बाद में, तो इसके ऊपर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में इफेक्ट पड़ेगा क्या? क्योंकि 22 तारीख का जो बिल है अपोलो हॉस्पिटल का 23 लाख रुपए जो मरहूम ख्वाजा साहब थे उनका इंतकाल हो गया, इतना पैसा लगाने के बाद भी खाली 11 लाख के तो मेडिसिन थे उनके ऊपर। अब ये सब देख के गवर्नमेंट जो है लाइसेंस कैंसिल करी थोड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे कोविड के लिए कुछ तवज्जो देंगी या नहीं, फिर हल्लू थोड़े दिन के बाद फिर चालू हो जाएगा इन लोगों का? देखिए आपको एक गलतफहमी ये है कि गवर्नमेंट ही एक्शन ले रही, बल्कि पहले आप वो गलतफहमी दूर कर लीजिए।
गवर्नमेंट अपनी खुदी से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ख़िलाफ़ में एक्शन नहीं ले रही। गवर्नमेंट के ऊपर हाई कोर्ट का डंडा पड़ा। हाई कोर्ट ये बोला कि इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक करो, इनको अरेस्ट करो, इनके लाइसेंसेस कैंसिल करो। तो गवर्नमेंट बचने की कोशिश करी। लास्ट टाइम जब कोर्ट में ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर केस हम ही डाले थे, मैं और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हम लगा जाके कोर्ट से अप्रोच हुए, तो कोर्ट बोला कि तुम बिल्स ला के हमारे को सबूत दो। हम जो है पूरी मेहनत करके 50 हॉस्पिटल के बिल सबमिट करे लेके जाके, फिर बाद में ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट में लाके एफिडेविट डाली कि द हॉस्पिटल्स आर नॉट अंडर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल। इनको जो लाइसेंस देते सेंट्रल गवर्नमेंट देते बोल के। फिर नोटिस गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोली कि नहीं नहीं नहीं, ये नोटिस जो है ये परमिशन पहले हम देते थे, लेकिन कुछ दिन पहले 18 मंथ्स बैक ये स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए, ये जियो है देखो बोल के। तो हुकूमत तो बचने की कोशिश कर रही थी। फिर सेकंड टाइम अब ये लॉकडाउन में तो परसों बहुत माँ बहन हो गई। कोर्ट दबा के दिया, बुला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को बोले कि अगर तुम एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हम कोई एजेंसी को लगाएंगे हॉस्पिटल्स का सर्वे करके एक्शन लियो बोल के। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो करने के लिए जो है हम नोटिस से क्या होता साहब, विरिंची का आप लाइसेंस कैंसिल करें, उन्हें कल जाता जाके और पैसे खिला के ला लेता। तो आप बताइए मेरे को, क्या लाइसेंस कैंसिल करने से वो मरने वाले की जान आएंगी क्या वापस? बताइए। अब तक जितनों को लूटे उनके क्या पैसे वापस आते क्या बताओ? अब तो ये क्या थोड़ा वेव में कमी आई, लोग नहीं जा रहे हैं, कई लोग हॉस्पिटल्स को घरों में रख के इलाज कर ले रहे हैं लोग। हाँ, तो अब जो है लड़ाई के बाद में घूंसा हवा में फटा मारने से क्या होता बताइए? जो कोविड का पीक था, जब लोगों को लूटा जा रहा था, मारा जा रहा था, जब आके हुकूमत करना था एक्शन, तो हम बोलते थे हो भाई हुकूमत की नीयत साफ है। अब जो है सिर्फ हाई कोर्ट के दबाव में आके ये एक्शन हो के आ गया। इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी नीति साफ नहीं। ठीक है, शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह खैर। ये हमारे अमजदुल्ला खान एमबीटी के स्पोक्स पर्सन थे जो अभी इंटरव्यू ले रहे थे। साहब का जो भी मैसेज है मैं समझता हूँ हुकूमत तक जाएगा, कुछ भी सुधार आएगा इस चीज़ में। मैं मोहम्मद सलमानुद्दीन मोहम्मद मोइनुद्दीन के साथ खसवा 7 न्यूज़ हैदराबाद।